नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की दो तस्वीरें, एक लाल किले से तो दूसरी इंदिरा भवन से, और दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना तो आपको एहसास होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस भाषण में एक नया शब्द इस्तेमाल किया और वो था दिमागी नक्सली, जिसको अक्सर हम लोग जो है वो वीडियो बनाते समय अर्बन नक्सली बोलते हैं। आजादी के 80 साल के बाद आज भी ये देश जिस समस्या से पीड़ित है वो समस्या यही है। आपने देखा होगा, अक्सर कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा। ये उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं और इस सिस्टम से लड़ना, क्योंकि इस सिस्टम की ताकत का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो ये जो भी हमारे आपने देखा होगा पिछले 5 साल के संसद के सत्र है, आपको उसी से लग जाएगा। पूरा डीप स्टेट इसको फंडिंग करने के लिए तैयार है। इस देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतें जो है वो रात दिन मेहनत करती है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। हम बात कर सकते हैं फेसबुक और मेटा की, और साथ में हम बात कर सकते हैं भारत के बुद्धिजीवी लोग जो सिर्फ और सिर्फ एनजीओ के माध्यम से विदेशी फंडिंग पे जो है वो अय्यासी करते हैं। तो जो भी लोग आप लोग देखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसी की देन है। और ये किस तरीके से काम करता है, ये आप देखिए लेफ्ट विचारधारा को, जिस तरीके से लेफ्ट विचारधारा ने इसको जकड़ लिया, अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। तो आज क्योंकि इस वक्त हम लोग जिस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की, और जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के तर्क जो है वो इसी विचारधारा से निकल कर आते हैं। अपने फायदे के लिए ये लोग जो है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपको धमकाने का प्रयास किया जाएगा, आपको धमकी दी जाएगी कि हम सड़कों पर उतरेंगे, उत्पात मचाएंगे, जलाकर रख देंगे, इस तरीके की। और अगले ही पल जो है वो अपने आप को दलित, शोषित और वंचित दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आखिर ये दोहरापन क्यों? फिर ये लोग जो है वो ये कहते हैं कि जितने भी जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्होंने दलितों का शोषण किया। तो आज हम लोग जो है वो किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस देश में आरक्षण जो है वो रहे, तो आरक्षण में रिफॉर्म्स होना चाहिए। आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए कि अगर कोई दलित जाति का लोग भी जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को नहीं जो पहले से ही जो है वो अमीर है। जिसको एक बार लाभ मिल चुका, उसके आरक्षण को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। तो ये दोहरी बातें जो है वो कहां से लेकर आते हैं? आप देखिए, इनको गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से दिक्कत है कि वो इतने अमीर क्यों हैं। उनका पैसा जो है वो देश को बांट देना चाहिए, लेकिन आरक्षण जिसके ऊपर ये जीवित है, जिसकी दया से जो है उनको लगता है कि हमारा घर परिवार चल रहा है, हम उससे जो है वो समझौता नहीं करेंगे। तो फिर ये दोहरा रवैया क्यों? आप कुछ सोचकर देखिए कि एक नेता जिसको एक रिजर्व सीट मिली, उसको जो है वो 5 साल के बाद में पेंशन मिलेगी, तो अब वो अपनी सीट, अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है कि अगले 5 साल बाद में जो है कोई दूसरे परिवार का सदस्य इस सीट के ऊपर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। और लाल किले से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी जो बात की, वो बात थी रिफॉर्म्स की, वो बात थी प्रोडक्टिविटी की। अब इन दोनों के ऊपर जब हम आते हैं तो प्रोडक्शन आज भारत की हर गली में, हर घर में हो रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल भ्रष्टाचार का है, सवाल मिलावटखोरी का है। तो इस देश की सबसे बड़ी चुनौती प्रोडक्शन नहीं, इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है क्वालिटी के साथ समझौता करना। तो आखिर जो भी प्रोडक्ट भारत में बनते हैं,
क्या उनकी क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है? आज भी ये जो है वो सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप सोचोगे कि कैसे, तो आप सोच कर देखिए, हर घर में हर जगह जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमेशा हम जो है वो बात करते हैं मिलावटखोरी की, लगातार जो है वो एक्सपोज भी होते हैं। तो केंद्र सरकार ऐसा सख्त कानून इसके ऊपर क्यों नहीं बनाती? तो फिर मामला आ जाता है कि रिफॉर्म्स जो है वो जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक इसकी बुनियाद जो है वो अधूरी है। तो भ्रष्टाचार इस सरकार का मुख्य एजेंडा होना चाहिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो होनी चाहिए। और दूसरा, रिफॉर्म्स। बात यहां पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैलेंट की और सुनने में यह भाषण जो है वो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन टैलेंट है कहां? टैलेंट या तो मजदूरी कर रहा है या टैलेंट जो है वो खेतों में काम कर रहा है। और जिसको लगता है कि वो ये नहीं कर सकता, उसके पास थोड़ा पैसा है, तो वो विदेशों की तरफ जो है वो रुख कर रहा है, क्योंकि यहां टैलेंट की कदर नहीं, यहां आरक्षण की कदर है। और आरक्षण भी नहीं, इस देश में आज भी जो है वो वोट बैंक की कदर है। अगर आपका वोट बैंक है, आप ब्लैकमेल कर सकते हैं उसके सहारे, तो आप जो है वो उस नेता से कुछ भी करवा सकते हैं, उस पार्टी से कुछ भी करवा सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है, तो फिर आपकी योग्यता जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। अपनी योग्यता को अपने पॉकेट में रखें। तो जब तक इस देश में योग्यता का सम्मान नहीं होगा, तब तक इस देश का भला आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम बात जो है वो विकसित भारत की कर रहे हैं। और तीसरा, वंदे मातरम। आज इतिहास की कड़ी में एक और जो है वो चीज ऐड हो गई, और वो है वंदे मातरम। जनगण मन से पहले जो है वो वंदे मातरम गाया जाएगा, पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। तो जिस दृश्य की मैं बात कर रहा था, तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पूरा जो है वो वंदे मातरम गा रहे थे, उनको आता था। लेकिन एक दूसरा दृश्य भी था, वो इंदिरा भवन कहिए या फिर आप कोप भवन कहिए कांग्रेस पार्टी का, जहां पर वंदे मातरम का पहले स्टेंजा के बाद में जैसे ही दूसरा स्टेंजा बजना शुरू हुआ, सोनिया गांधी असहज स्थिति में आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे समझाते हुए नजर आए और राहुल गांधी उनकी तरफ देखकर वो भी असहज स्थिति में नजर आए। तो कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास अगर आपने पढ़ा है, तो कांग्रेस पार्टी का जन्म जो है वो इसी वंदे मातरम का दमन करने के लिए हुआ था। और अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। 1857 की क्रांति के बाद में जो साधु संतों का एक विद्रोह शुरू हुआ था, जिसको आप धार्मिक विद्रोह का नाम दे सकते हैं, अंग्रेजों को उसको दबाना जो है वो सबसे मुश्किल दौर में था। और उसी वक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में इस पूरे वंदे मातरम को गाया था, ताकि वो इंकलाबियों के जो है वो जोश भर सके। और फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको रोकने के लिए, इसका दमन करने के लिए जिस पार्टी की स्थापना की, उसका नाम था कांग्रेस पार्टी। पहला अध्यक्ष उसका अंग्रेज था, और उसके बाद में जो है वो सदस्य भारतीय थे, क्योंकि भारतीय लोगों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में अगर कोई मीडिएटर का काम कर सकता था, तो वो भारतीय ही कर सकते थे। तो आज भी इन लोगों को सेकुलर दिखना है, वंदे मातरम से इनको दिक्कत है। आपने देखा होगा, इसके अलावा अगर आप राम भजन की, राम धुन की बात करते हैं, जो महात्मा गांधी के नाम पर जो है वो हमें जो है वो सुनाया जाता है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, उसको भी किस तरीके से जो है वो तोड़ा मरोड़ा गया और फिर उसके साथ ये किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि मीडिया के लोग जो है वो इसमें दूसरा पक्ष दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति बनी जो असहज कर रही थी, क्या कोई दूसरा वाक्य था? अगर कुछ और भी हुआ होगा, तो क्या इस तरीके से वंदे मातरम का अपमान किया जा सकता है जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और उनके साथ एक और व्यक्ति ने, जो कांग्रेस पार्टी का डेफिनेटली जो है वो कार्यकर्ता ही होगा, उसने किया होगा? तो इसको रोकने के लिए फिर क्या प्रावधान है? क्या इसके ऊपर जो है वो सख्त सजा का प्रावधान है? और अगर है, तो पहला अपमान जो है वो गांधी परिवार ने किया है, तो क्या यह सरकार जो है वो गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन ले सकती है? और अगर नहीं ले सकती, तो फिर एक सामान्य नागरिक को, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो राष्ट्रगान, वंदे मातरम का, राष्ट्रगीत का जो है वो सम्मान करेगा? तो देश के सामने स्थितियां जो है वो अभी भी विकट है। हम ये भी मान सकते हैं कि हर परिस्थिति से जो है
वो ये देश बाहर निकल जाता है। इस देश को डराया गया, धमकाया गया, कभी जो है वो कोरोना के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पर, कभी जो है वो मिडिल ईस्ट की लड़ाई के नाम पर, लेकिन ये देश रुका नहीं। लेकिन आज भी कुछ बुद्धिजीवी लोग, जो अर्बन नक्सल कहिए या दिमागी जो है वो नक्सली है, वो इस देश को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और आप और हम लोग जो है उस ताकत से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? तो पहला कदम, लोगों को जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें। शायद इसी से जो है वो बदलाव का रास्ता बन सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और एक बार फिर जो है वो सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।